हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स एक्स। तो हम पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हमने लास्ट क्लास में जीनर डायोड के बारे में देख लिया था। स्पेशल पर्पस डायोड, जीनर डायोड को हमने पूरी एक क्लास दी है। क्यों दी है, इसका इंपॉर्टेंस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 100% इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं एवरी टाइम, एवरी ईयर। ठीक है, और भी कुछ स्पेशल पर्पस डायोड होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। आज की क्लास में हम एप्लीकेशन देखते हैं, ऑर्डिनरी पीएन डायोड की एप्लीकेशन, जो कि काम आती है सबसे ज़्यादा रेक्टिफायर में। एप्लीकेशन ऑफ पीएन डायोड। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन बहुत ही काम आती है रेक्टिफायर के रूप में। रेक्टिफायर, इसके बारे में हम बात करेंगे, रेक्टिफायर के बारे में हम बात करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं रेक्टिफायर की एप्लीकेशन क्या होती है। तो रेक्टिफायर क्या करता है बेसिकली, आप लोग बोलेंगे रेक्टिफायर क्या करता है। अगर मैं आपसे पूछता क्लास में तो बच्चे क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर कन्वर्ट एसी टू डीसी। नहीं बेटा, ध्यान रखना, डीसी हमें नहीं मिलती है रेक्टिफायर में, डीसी हमें नहीं मिलती है रेक्टिफायर में। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। तो फिर हमें क्या मिलता है, रेक्टिफायर कन्वर्ट्स एसी टू पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी हमें मिलती है। ध्यान रखें, मान लो मेरे पास एसी है ये, तो अगर मैं यहां पे रेक्टिफायर यूज करता हूं, रेक्टिफायर अगर मैं यूज करता हूं तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो, अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर यूज कर रहा हूं तो ये वाला मिलेगा, और अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर यूज कर रहा हूं तो ये वाला मिलेगा। ये रेक्टिफायर का आउटपुट होता है बेटा। और ये, ठीक है, अगर मैं हाफ वेव यूज कर रहा हूं तो ये मिलेगा, तो मैं फुल वेव ही लिख देता हूं। ठीक है, एक बार तो अगर मैं ये यूज कर रहा हूं तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो ये मिलेगा। ये डीसी नहीं है, क्योंकि इसमें एसी का बहुत सारा कंपोनेंट होगा। एसी का कंपोनेंट कैसे पहचान में आया, जब हम रिपल फैक्टर को यूज करेंगे ना, तो वहां पे हमें जरूर देखने को मिलेगा कि एसी का कितना कंपोनेंट यहां पे होता है। तो फिर इसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर इसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम एक फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे गुजारा, फिल्टर सर्किट से। फिल्टर सर्किट बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हमारे पास केवल एक एग्जांपल दिया हुआ है, जहां पे कैपेसिटर फिल्टर का एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कैपेसिटर फिल्टर। अब यहां पे हमारे पास डीसी मिलती है, जो कि कुछ इस तरह से होती है, डीसी लाइक दिस, इस तरह से मिलती है हमें। ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेटली डीसी के इक्विवेलेंट होती है। तो ध्यान रखें, रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है बेटा। एसी को किस में कन्वर्ट किया इसने, पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट किया है इसने। ठीक है, फिर हमने फिल्टर सर्किट यूज किया, और फिल्टर सर्किट यूज करने के बाद में हमें डीसी मिली है। ठीक है, जहां पे एसी का कंपोनेंट नेग्लिजिबल हो जाता है। अभी हम देखेंगे, आगे जाते हैं तो। ठीक है, तो रेक्टिफायर बेसिकली, ध्यान रखना हमेशा, रेक्टिफायर कन्वर्ट्स एसी टू पल्सेटिंग डीसी। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, अब अगर इसके बारे में बात करूं तो रेक्टिफायर हम तीन तरह के यहां पे पढ़ेंगे। रेक्टिफायर हम तीन टाइप के रेक्टिफायर यहां पे पढ़ेंगे। एक होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होगा फुल वेव रेक्टिफायर, और एक होगा हमारे पास, इसमें फुल वेव रेक्टिफायर में दो तरह के होंगे, सेंटर टेप, और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज। तो इस तरह से हम स्टडी करेंगे रेक्टिफायर में। और रेक्टिफायर में हम कौन कौन से कंपोनेंट्स की बात करेंगे? आउटपुट में हम बात करेंगे
किस किस के बारे में हम बात करेंगे? हम बात करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, जिसको हम डीसी वैल्यू भी बोलते हैं, जिसको हम डीसी वैल्यू भी कहते हैं। हम बात करेंगे आरएमएस वैल्यू की, हम बात करेंगे रिपल फैक्टर की, ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ध्यान रखें, रिपल फैक्टर की हम बात करेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे पीक फैक्टर की, ठीक है। हम बात करेंगे आरएमएस फैक्टर की या पीक फैक्टर, इसको हम जनरली क्रेस्ट फैक्टर भी कहते हैं। हम इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। एफिशिएंसी के बारे में मैं बात कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इतने सारे वेरिएबल्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई, हम किस किस के बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर एंड फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में, जिसमें हम आउटपुट में एवरेज वैल्यू निकालेंगे, आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, रिपल फैक्टर कैलकुलेट करेंगे और पीक फैक्टर और क्रैश फैक्टर हम कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं आज की इस क्लास में। तो बड़े ही ध्यान से देखना, रेक्टिफायर अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रेक्टिफायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखो भाई, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर से। हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूं तो सबसे पहले जो डायोड वाली डिवाइसेस होती है वो ज्यादा वोल्टेज के लिए, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर हम बात करते हैं तो जो डायोड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती है, अगर मैं उनके अक्रॉस ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देता हूं ना, तो वो डायोड खराब हो जाता है। डायोड की जो रेटिंग होती है वो बहुत कम रेटिंग हमारे पास होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एसी वोल्टेज होती है, ठीक है, जिसको हमें रेक्टिफाई करना है, ठीक है, जो हमारे पास एसी वोल्ट होती है 220 50 हर्ट्ज वोल्ट जो होती है, सबसे पहले हम उसको ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से कम करते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से कम करते हैं। ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से कम करने के बाद में हमारे पास यहां पे वोल्टेज आती है जो हम यूज करते हैं डायोड में। यहां पे एक फॉरवर्ड डायोड लगाया गया है और यहां पे हमारे पास एक लोड सर्किट, जहां पे मुझे यूज करना है इसे RL, इसको मैंने बोल दिया, दिस इज डायोड। अब डायोड को हमने देखा तो हमने क्या पाया था डायोड के लिए कि अगर फॉरवर्ड बायस में इसको हम रखते हैं तो डायोड ऑन हो जाता है, रिवर्स बायस में अगर हम इसको रखते हैं तो डायोड ऑफ की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो हमने ये देखा था डायोड ऑन और ऑफ। अगर हम फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के बारे में बात करें तो चलो मान लो हमने यहां पे जो इनपुट वोल्टेज यूज की है वो इनपुट वोल्टेज कुछ इस तरह से है, VI इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये इनपुट वोल्टेज यहां पे हमने यूज की है। तो यहां पे हमारे पास जो आउटपुट आया वो भी इसी तरह से आएगा। दिस इज, मान लिया यहां पे जो आउटपुट आएगा वो मैक्सिमम वोल्टेज चेंज हो गई, जस्ट अज्यूम करो VM हो गई, VM साइन ओमेगा टी। कहां पे आया? इस पोजीशन पर A और B के अक्रॉस जो हमारे पास आया वो आया ये, ठीक है। अब चलो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या होगा। हमारे पास जो ये आउटपुट आया वो क्या था, इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं यहां पे आपके लिए तो ये कुछ आया मेरे पास, ये, ठीक है, इस तरह से आ गया मेरे पास इसका ग्राफ। दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई एंड दिस इज 4 पाई। दो साइकिल मैंने यहां पे बना दिए। करंट और वोल्टेज, ये वोल्टेज का ग्राफ मैंने बना दिया और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, वो है VM। देखो मैक्सिमम वैल्यू इज VM। अब ये वाली वोल्टेज यहां अपीयर हुई, ध्यान से देखो, ये फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव है, सेकेंड हाफ साइकिल में नेगेटिव है, थर्ड हाफ साइकिल में अगेन पॉजिटिव,
फोर्थ हाफ साइकिल अगेन नेगेटिव। ठीक है, बात समझ में आ गई, हाँ है ना? ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, अब मैं यहाँ पे डायोड के हिसाब से देखता हूं और यहाँ पे वोल्टेज कितनी आएगी ये हम देखते हैं। दिस इज वी आउटपुट, इसको मैं वी डैश मान लो। ठीक है, वी आउटपुट, दिस इज वी आउटपुट। अब जो वोल्टेज हमारे पास आएगी वो इस डायोड से पास होने के बाद में आएगी। ठीक है, डायोड से पास होने के बाद में आएगी। चलो आउटपुट वोल्टेज हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज हम ड्रॉ करते हैं, चलिए। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करें। अब देखें ध्यान से, इन फर्स्ट हाफ साइकिल, इन फर्स्ट हाफ साइकिल, टर्मिनल ए को आप देखोगे तो पॉजिटिव वोल्टेज है, ए पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और बी नेगेटिव हो जाएगा। मतलब डायोड जो है वो कैसे बिहेव करेगा? फॉरवर्ड बायस में। डायोड जो होगा वो किस तरह बिहेव करेगा? फॉरवर्ड बायस में। डायोड डी, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मीनिंग डायोड इज ऑन। और अगर आइडियल डायोड है, ठीक है, आइडियल डायोड है तो पूरी की पूरी वोल्टेज यहां पे अपीयर हो जाएगी। ठीक है, अगर आइडियल डायोड है मेरे पास तो कंप्लीट वोल्टेज कहां अपीयर हो जाएगी बेटा? यहां अपीयर हो जाएगी। सेम, दिस इज वीएम। सेम क्यों बोला? अगर डायोड का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इफ डायोड इज आइडियल, कंसीडरिंग डायोड इज आइडियल, आइडियल डायोड, आइडियल डायोड मतलब नो रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस। आइडियल डायोड मान करके हमने देखा है कि आइडियल डायोड में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड हाफ साइकिल की अगर मैं बात करूं, सेकेंड हाफ साइकिल ध्यान से देखो, जो वोल्टेज अपीयर हो रही है वो नेगेटिव हो गई। ठीक है, सेकेंड हाफ साइकिल की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड हाफ साइकिल में ए जो टर्मिनल है वो हो गया नेगेटिव और बी टर्मिनल हो गया पॉजिटिव। ध्यान से देखोगे तो डायोड जो है वो रिवर्स बायस में आ गया। रिवर्स बायस का मतलब क्या हो गया? डायोड हो गया ऑफ। डायोड ऑफ हो गया, इसका मतलब ओपन सर्किट। ठीक है, जब डायोड ओपन सर्किट हो गया तो सारी की सारी वोल्टेज यहां अपीयर हो जाएगी। इस चीज को ध्यान से समझो, मैं एक सर्किट बना के आपको समझाता हूं क्योंकि इस चीज में बच्चों में बहुत ज्यादा दिक्कत प्रॉब्लम होती है। देखो, मान लो मेरे पास एक सर्किट है ये वाला और ये डायोड ऑफ हो गया। कितनी करंट फ्लो हुई? ये सर्किट है, मान लो वीएम वोल्टेज। कितनी करंट फ्लो हुई? I बराबर 0। तो इसमें कोई ड्रॉप हुआ क्या? नो ड्रॉप, ड्रॉप नहीं हुआ। इसका मतलब ये सारी की सारी वोल्टेज कहां अपीयर हो गई? यहां पे अपीयर्स ऑन डायोड। दैट इज द रीजन मैंने यहां पे कहा आपको कि डायोड की रेटिंग जो होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि ये 230 वोल्ट को सहन कर पाए। खराब हो जाएगा, जल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 230 वोल्टेज को सहन नहीं कर सकती। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो दैट इज द रीजन हमने यहां पे ट्रांसफॉर्मर यूज किया है ताकि इसकी वैल्यू कम हो जाए और जो डायोड में अपीयर हो वोल्टेज वो कम वोल्ट अपीयर हो। तो अब ये वाली वोल्टेज जो होगी, ये सारी की सारी वोल्टेज डायोड पर अपीयर हो गई। इसका मतलब यहां पे कोई ड्रॉप नहीं हुआ। इसका मतलब कोई ड्रॉप नहीं हुआ तो आउटपुट वोल्टेज कितनी आ गई? 0 आ गई। ये हमने आउटपुट वोल्टेज 0 बना दी। इन थर्ड हाफ साइकिल वापस आप देखोगे तो वापस वोल्टेज जो होगी वो रिपीट कर जाएगी और ये ग्राफ हमारे पास आ जाएगा। अब कई बार बच्चों क्या होता है, वो कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि ग्राफ कैसा होगा डायोड वाली वोल्टेज का। तो मैं यहां पे एक ग्राफ और बता देता हूं आप लोगों को, वोल्टेज अक्रॉस डायोड। ये वाली वोल्टेज का ग्राफ और बता देता हूं, देखो मैं। ठीक है, वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस डायोड। तो ध्यान से देखो, रिवर्स बायस में जब डायोड अप्लाई था तो ये पूरी की पूरी वोल्टेज यहां पे अपीयर हो गई। मतलब देखो ध्यान से, रिवर्स बायस कौन सा रीजन है? ये डायोड फॉरवर्ड बायस है
ये डायोड रिवर्स बायस है, यहां पे डायोड वापस फॉरवर्ड बायस है, यहां डायोड वापस रिवर्स बायस है। जहां पे डायोड रिवर्स बायस है उसको ध्यान से देखो, ये इनपुट वोल्टेज है, ये पूरी की पूरी यहां पे अपीयर हो जाएगी। इसका मतलब डायोड की मैं बात करूं तो रिवर्स बायस में डायोड वोल्टेज का जो ग्राफ आएगा बेटा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। जबकि फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट था, तो फॉरवर्ड बायस में कोई वोल्टेज यहां पे अपीयर नहीं हुई। तो अगर आपको डायोड वोल्टेज के अक्रॉस ग्राफ पूछ लिया जाता है तो आप ये वाला ग्राफ बना दीजिए, ये वाला ग्राफ सेलेक्ट कर दीजिए। हाँ, कई बार क्या होता है, इस वाले ग्राफ को पॉजिटिव तरीके से भी बना दिया जाता है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ है ना? तो नेक्स्ट, अब दूसरी बात होती है व्हाट इज द ग्राफ ऑफ करंट आई। अब I का ग्राफ क्या होगा? V0 अपॉन RL। I का ग्राफ क्या होगा? फॉर I इज V आउटपुट अपॉन RL। मतलब V आउटपुट क्या है बेटा? Vm साइन ओमेगा t अपॉन RL। दैट मीन्स I0 या Im साइन ओमेगा t। ये ग्राफ हो जाएगा। तो एक ग्राफ और हम यहां पे ड्रॉ कर देते हैं करंट का। ठीक है, एक ग्राफ और हम यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, किसका? करंट के लिए। V आउटपुट वोल्टेज कौन सी है बेटा? ये V आउटपुट वोल्टेज है। V आउटपुट वोल्टेज कौन सी है? ये वोल्टेज V आउटपुट है। ठीक है, ये V इनपुट है, ये V आउटपुट है। तो आउटपुट वोल्टेज का जैसा ग्राफ आएगा वैसा ही ग्राफ आउटपुट करंट का आएगा। बात क्लियर है? हाँ है ना? जैसा ग्राफ आउटपुट वोल्टेज का आएगा सेम टू सेम वही ग्राफ आउटपुट करंट का आएगा। तो आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, तो आउटपुट करंट का ग्राफ भी आप बना सकते हो। दैट इज द रीजन इसको हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों कहा जाता है, बिकॉज इसने क्या किया, एक नेगेटिव जब V की वैल्यू होती है उसको तो रोक लिया और जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको जाने दिया। हाफ वेव रेक्टिफायर, ये हो गया अपने पास हाफ वेव रेक्टिफायर। जल्दी से इसको नोट करो आप लोग। ठीक है, बेटा जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करें आप लोग, फिर हम डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में बात करें। ठीक है बेटा, नोट हो गया? या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट बातें इसमें है। कई बार क्या होता है, डायोड आइडियल नहीं बोलते हैं, तो उस केस की अगर मैं बात करूं तो वोल्टेज आउटपुट कितनी होगी, ठीक है, ये हम देखते हैं। मान लो डायोड का फॉरवर्ड बायस में, हालांकि आपके केस में हमेशा डायोड को आइडियल बोला जाएगा, मान लो डायोड का फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस RF है। इसी तरह इसका ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है उसका भी रेजिस्टेंस कई बार दे दिया जाता है R। ठीक है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी R इससे दे दिया जाता है। तो फिर मैं, अगर मेरे को कैलकुलेट करना है I की वैल्यू, ठीक है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? V आउटपुट की वैल्यू, V आउटपुट की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा, दैट इज I आउटपुट इनटू RL। और I आउटपुट क्या हो गया बेटा? ये सोर्स हो गया Vm, V आउटपुट ये हो गया Vm साइन ओमेगा टी, दैट इज Vm। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करूं अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज R ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, R फॉरवर्ड बायस डायोड, RL, ये आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, मैक्सिमम केस में इस टर्म को हम जीरो मान के चलते हैं, जो कि मैंने बताया आपको। ठीक है, अब डिफरेंट पैरामीटर्स की बात करें तो क्या होगा, ध्यान से देखो। ठीक है, डायग्राम को मैं रहने देता हूं, या चलो डायग्राम को हटा देता हूं, इन ग्राफ्स को रहने देता हूं। ठीक है, अब डिफरेंट पैरामीटर्स की बात करते हैं, तो देखो ध्यान से क्या होंगे डिफरेंट पैरामीटर्स। जैसा कि मैंने कहा यहां पे डिफरेंट पैरामीटर्स कौन कौन से होंगे। फर्स्ट होगा यहां पे एवरेज वैल्यू, और वी कैन से दैट DC वैल्यू, फर्स्ट पैरामीटर।
एवरेज वैल्यू और डीसी वैल्यू, ये होगा। ठीक है, एवरेज वैल्यू मैं डिराइव नहीं करवा रहा हूं यहां पे, बिकॉज एसी वाले चैप्टर में आपको डिराइव करवा दिया गया है कि एवरेज वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, व्हाट इज द वैल्यू, एवरेज वैल्यू डीसी वैल्यू वी डीसी वी एम अपॉन पाई। याद रखना है आपको ये वैल्यूज, इसकी एवरेज वैल्यू याद करो। डीसी में, सॉरी एसी वाले चैप्टर में सबसे पहले ही आप यही पढ़ते हो, आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, यही चीज पढ़ते हो ना सबसे पहले। तो इसको मैं डिराइव नहीं करवा रहा हूं, बिकॉज वहां पे हम डिराइव कर चुके हैं। याद रखना है आपको, व्हाट इज द वी डीसी वैल्यू, वी एम अपॉन पाई। व्हाट इज द वी डीसी वैल्यू और एवरेज वैल्यू, वी एम अपॉन पाई। इसी तरह सेकेंड पॉइंट, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू की बात करें तो व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू, वी आरएमएस इज वी एम अपॉन 2, या फिर आई आरएमएस की बात करें तो आई आरएमएस इज आई मैक्स अपॉन 2। दिस इज आई मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, ये आई आरएमएस की बात होती है। नेक्स्ट, अब इसमें भी वो आपको घुमाता है, अभी बताता हूं कैसे घुमाता है, क्वेश्चन में कई बार घुमाता है। थर्ड पॉइंट, फिर हमने बात की रिपल फैक्टर की। इसको थोड़ा सा एक बार समझ लो, क्योंकि फिल्टर जो होता है ना, फिल्टर सर्किट, वो क्या करता है, रिपल फैक्टर को कम करता है। रिपल फैक्टर हम डिफाइन करते हैं कंपोनेंट ऑफ एसी आरएमएस डिवाइडेड बाय डीसी वैल्यू। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो फॉर्मूला हमारे पास आता है आई आरएमएस अपॉन आई डीसी का होल स्क्वायर -1 का अंडर रूट। ये रिपल फैक्टर का फॉर्मूला आता है। ठीक है, ये रिपल फैक्टर का फॉर्मूला आता है बेटा, ध्यान रखिए इस बात का। जब इसकी वैल्यू हम देखते हैं कैलकुलेट करके तो ये आती है 1.21। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। 1.21 से आप क्या समझते हैं? 1.21 से मैं ये समझता हूं कि कंपोनेंट ऑफ एसी जो है वो बहुत ज्यादा है, वो भी है। ये देखो यहां पे ये कंपोनेंट जो है एसी का वो ज्यादा है, बिकॉज डीसी तो सिंपल सी ये वाली होती है, ये होती है डीसी, तो जिसकी वैल्यू ही चेंज नहीं होती वो डीसी होती है। ठीक है, तो ये ज्यादा है। तो फिल्टर सर्किट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी रिपल फैक्टर मस्ट बी वेरी वेरी लेस। ठीक है, ध्यान रखें क्या बोल रहा हूं मैं, टू कन्वर्ट एसी टू डीसी रिपल फैक्टर मस्ट बी वेरी लेस। वेरी लेस का मतलब रिपल फैक्टर 0.001 इतना कम हो जाना चाहिए। एंड टू अचीव दिस वी यूज फिल्टर सर्किट। बाद में बताऊंगा फिल्टर सर्किट क्या होता है। ठीक है, वी यूज फिल्टर सर्किट। टू अचीव दिस वी यूज फिल्टर सर्किट। बात समझ में आ गई? रिपल फैक्टर ही आपको बताएगा कि आपके इस डीसी में कितना कंपोनेंट, कितना एसी का वेटेज ज्यादा है, केवल और केवल रिपल फैक्टर। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ या ना? हाँ या ना बोलो, ठीक है ना। नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर हम क्या पढ़ते हैं यहां पे, फॉर्म फैक्टर। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिपल फैक्टर आपको नहीं पूछता, लेकिन फॉर्म फैक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे पूछ लेता है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर एंड व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो फॉर्म फैक्टर होता है बेटा, ये एसी वाले में भी चैप्टर में कॉमन है, और इस सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में रेक्टिफायर में भी ये चीज पूछी जाती है। एसी वाले में भी ये चीज पूछी जाती है, इसमें भी ये चीज पूछी जाती है। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है बेटा, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू। और ये क्या हो गया, आरएमएस वैल्यू देखो 2, ये हो गया आई एम बाई 2, और डीसी वैल्यू कितना है बेटा, ये हो गया आई एम बाई पाई, पाई बाई 2। और फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर दिस इज 1.57। ठीक है, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर दिस इज 1.57। ध्यान रखें,
for half wave rectifier form factor will be 1.57. and last point, fifth point is peak factor. अब देखो, एक बार क्वेश्चन ऐसा आया था, बच्चे समझ ही नहीं पाए ये क्या होता है कि क्वेश्चन में आंसर क्या देना है. एक बार क्वेश्चन ऐसा आया था, वो क्वेश्चन क्या था, व्हाट विल बी द क्रेस्ट फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर. व्हाट विल बी द क्रेस्ट फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर. अब बच्चे समझ ही नहीं पाए क्रेस्ट फैक्टर क्या होता है, क्योंकि हम पीक फैक्टर ही बताते हैं. तो ध्यान रखें, पीक फैक्टर को ही बेटा क्रेस्ट फैक्टर कहा जाता है. पीक फैक्टर को ही क्या कहा जाता है, क्रेस्ट फैक्टर. और इसकी वैल्यू क्या होती है, पीक फैक्टर इज पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू. पीक वैल्यू की बात करें तो आई एम, और आरएमएस वैल्यू की बात करें तो आई एम बाई 2. नाउ इट इज 2. तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है. ध्यान रखें मेरी इस बात का, ये जो मैंने 5 पॉइंट बताए एज इट इज याद कर लो, क्योंकि ये इसका जो क्वेश्चन होता है वो एसी में भी पूछ लिया जाता है. मैं बोलूँ ही नहीं रेक्टिफायर, मैं बोल दूं ये वेव बना के व्हाट इज द डीसी वैल्यू, व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर, व्हाट इज द रिपल फैक्टर. मैं बोलूँ ही नहीं आपको कि ये रेक्टिफायर है. मैं तो नॉर्मल सी बात बोल दूं, भाई ये मुझे हाफ वेव दे रखी है तो इसका फॉर्म फैक्टर क्या होगा. ठीक है, मैं ये बात बोल दूं आपको, तो वहां पे आप दिक्कत महसूस करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उस पॉइंट पे. ठीक है, उस पॉइंट पे आप दिक्कत महसूस करोगे अगर आपको ये चीज पूछ ली जाए तो 100% मैं बोल रहा हूं आपको, आप दिक्कत महसूस करोगे. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रख लें. रिपल फैक्टर का तो वैल्यू याद रख ले, 1.21 होता है, क्योंकि आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इसको विदाउट एनी कैलकुलेटर, आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इसको. ठीक है, एफिशिएंसी की बात करूं तो एफिशिएंसी पूछता नहीं है, लेकिन अगर आपको पूछ लें व्हाट इज द एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी अगर आपको पूछ लें तो एफिशिएंसी के बारे में आप क्या बताएंगे, 40% इसकी एफिशिएंसी होती है. हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी केवल और केवल 40% होती है, फुल वेव की 80% होती है, डबल. ठीक है, दूसरा ये जो मैंने बोला कि ये पूरी की पूरी वोल्टेज यहां पे अपीयर हो जाती है, तो कई बार इसलिए यहां पे ही पूछता है व्हाट इज द पीआईवी रेटिंग ऑफ डायोड. पीआईवी रेटिंग से मतलब क्या है, पीक इनवर्स वोल्टेज. ठीक है, तो नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट क्या है, पीआईवी रेटिंग ऑफ डायोड. तो कितनी हो गई पीक इनवर्स वोल्टेज, कितनी वोल्टेज अपीयर हुई थी मैक्सिमम, डायोड पे मैक्सिमम कितनी वोल्टेज अपीयर हुई है भाई, वीएम. ये पीक इनवर्स रेटिंग. अब इसका एक क्वेश्चन बनता है इनडायरेक्ट वे में. क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो. Why silicon is preferred? Why silicon is preferred over germanium diode? Germanium diode, सिलिकॉन वैली नाम सुना है आपने, बिल्कुल सुना होगा. सिलिकॉन वैली बिल्कुल सुना होगा. सिलिकॉन वैली जहां पे उसका ऐसा थोड़ी सिलिकॉन ही सिलिकॉन मिलता है, नहीं भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स के पर्पज में आपने सुना होगा सिलिकॉन वैली. ठीक है, तो इसका मतलब, लेकिन जर्मेनियम वैली नहीं सुना, बिकॉज वी प्रिफर सिलिकॉन डायोड. जनरली वी प्रिफर सिलिकॉन डायोड. जनरली वी प्रिफर सिलिकॉन डायोड, क्योंकि पीआईवी रेटिंग ऑफ सिलिकॉन डायोड इज ग्रेटर देन जर्मेनियम. हमने जर्मेनियम का डायोड यूज कर लिया और वोल्टेज ज्यादा आ गई तो डायोड तो खराब हो जाएगा, जल जाएगा. ठीक है, डायोड तो जल जाएगा. दैट इज द रीजन कि वी यूज सिलिकॉन. ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स है. अब मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूं जहां पे आपको पागल बनाता है. जैसा कि मैंने डायग्राम बनाया अभी थोड़ी देर पहले, हाफ वेव रेक्टिफायर का. ठीक है बेटा,
हाफ वेव रेक्टिफायर का हमने डायग्राम बनाया अभी। डायग्राम क्या था, ध्यान से देखें। ठीक है, ये डायग्राम था। लोड RL, यहां पे वोल्टेज है जस्ट अज्यूम V1, यहां वोल्टेज है जस्ट अज्यूम V2। तो वो पूछता है व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ V1, V0 बाई रूट 2। व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ V2, ये तो हमने अभी लिखी है V0 बाई पाई। तो V0 बाई पाई जो RMS वोल्टेज है ना, वो यहां पे है, इस एंड पे है। इस एंड पे तो सेम उसी की RMS वैल्यू पूछ रहा है जो हम DC पढ़ते हैं, इस वाले की। तो इस वाले की RMS वैल्यू कितनी होती है बेटा, V0 बाई अंडर रूट 2 होती है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, इसकी RMS वैल्यू कितनी होती है, V0 बाई अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहां पे आपको वो बेवकूफ बनाता है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक, सेंटर टेप रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, इसकी बात करते हैं। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करें। ठीक है, तो देखो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर कैसे हम बनाएंगे, वही यहां पे इनपुट वोल्टेज है, ट्रांसफार्मर की हेल्प से हमने वोल्टेज को स्टेप डाउन किया और यहां पे वी यूज 2 डायोड्स, डायोड, और यहां से सेंटर टैप करके एक और वायर हमने निकाला जहां पे हमने लोड रेजिस्टेंस रखा और यहीं पे हम आउटपुट वोल्टेज को मेजर करेंगे, V आउटपुट। ठीक है, यहीं पे हम आउटपुट वोल्टेज को मेजर करेंगे। दिस इज डायोड D1, दिस इज डायोड D2। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, जब मैं इनपुट पे वोल्टेज लगाऊंगा तो यहां पे 2 पार्ट्स में वोल्टेज आएगी, इस तरह से। ठीक है, 2 पार्ट्स में वोल्टेज आएगी, दिस इज A, B एंड C, इसको मैंने कह दिया। चलो अब वापस से हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के बाद देखते हैं इसको और उसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस होता है। 1 मिनट, ठीक है, चलो डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के बाद देखते हैं क्या डिफरेंस है। चलो ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले हमने V इनपुट वोल्टेज का डायग्राम बनाया। V इनपुट वोल्टेज कैसे आई मेरे पास, वही सेम, ठीक है, दिस इज पाई। अब मैं ये वैल्यूज नहीं लिख रहा हूं यहां पे, ये V इनपुट आ गई, ये AC है जो कि इनपुट आ रही है, दिस इज VM मैक्सिमम। चलो इसकी कोई काम ही नहीं आएगा तो मैं लिख नहीं रहा हूं। नेक्स्ट, अब देखो, अब इन द फर्स्ट हाफ साइकिल, इन फर्स्ट हाफ साइकिल मैं ये मान रहा हूं V इनपुट यहां पे अपीयर हो गई। ठीक है, मैं यहां पे मान रहा हूं यहां पे अपीयर हो गई ये इनपुट वोल्टेज, मैं इसको नहीं मान रहा हूं। ठीक है, V इनपुट ये वाली वोल्टेज मान रहा हूं मैं इन द फर्स्ट हाफ साइकिल, इन फर्स्ट हाफ साइकिल। A टर्मिनल पॉजिटिव, B टर्मिनल नेगेटिव। ठीक है, इन फर्स्ट हाफ साइकिल A टर्मिनल पॉजिटिव, B टर्मिनल नेगेटिव।
और सी का क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सी में पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। देखो ये वाला इस डायोड, इस सर्किट को देखो, ये वाला डायोड देखो पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला डायोड देखो नेगेटिव पॉजिटिव, सही है। तो इन फर्स्ट हाफ साइकिल की अगर मैं बात करूं तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में और डायोड D2 रिवर्स बायस में, मतलब ये तो हो गया ऑन और ये हो गया ऑफ, ठीक है, ये ऑन हो गया और ये हो गया ऑफ। तो करंट कहां से मिला हमें, यहां से ऐसे गया करंट और ऐसे आ गया, ये आउटपुट वोल्टेज यहां पे हमारे पास आ गई। यहां से कोई वोल्टेज नहीं मिली क्योंकि ये आउटपुट बंद था, ये बंद है भाई, इसमें कोई वोल्टेज नहीं आएगी। तो इन फर्स्ट हाफ साइकिल डायोड D1 इज ऑन। मैं आउटपुट वोल्टेज का बना रहा हूं, ध्यान से देखो, आउटपुट वोल्टेज ये वाला, इसका ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। आउटपुट इन द फर्स्ट हाफ साइकिल ये वोल्टेज आ गई। अगर मैं आइडियल रेजिस्टेंस की बात करूं, आइडियल डायोड की बात करूं, डायोड्स आर आइडियल फॉर आइडियल डायोड्स की, नो रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस डायोड। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में सेम टू सेम मैक्सिमम वोल्टेज के साथ ये यहां पे आ जाएगी। वी मैक्सिमम, जो भी वोल्टेज यहां पे होगी वी मैक्सिमम वही यहां पे आ जाएगी। फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या था, फर्स्ट हाफ साइकिल में था D1 ऑन D2 ऑफ। सेकेंड हाफ साइकिल ध्यान से देखो, सेकेंड पॉइंट, इन सेकेंड हाफ साइकिल, सेकेंड हाफ साइकिल में अब देखो, सेकेंड हाफ साइकिल में वोल्टेज नेगेटिव हो गई, दैट मीन्स दिस टर्मिनल बिकम्स पॉजिटिव एंड दिस टर्मिनल बिकम्स नेगेटिव। तो ये उल्टा हो गया पूरी तरह से। अब देखो ये टर्मिनल नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ये तो हो गया ऑफ, बी टर्मिनल बिकम्स पॉजिटिव, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव। तो D1 तो हो गया रिवर्स बायस और D2 हो गया फॉरवर्ड बायस। इसका मतलब ये तो हो गया ऑफ, ये हो गया ऑन, मतलब इधर से तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। सारी करंट कहां से फ्लो होगी, देखो सेम, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देख लो पहले भी करंट ऐसे फ्लो हो रही थी, अब भी करंट ऐसे फ्लो हो रही थी। V0 का पहले हमने V0 को पॉजिटिव माना है तो दूसरी बार भी पॉजिटिव ही मान के चलेंगे, मतलब सेकंड साइकिल भी हमारे पास कैसा हो गया बेटा, ऐसा। क्यों, क्योंकि इनिशियली पहले वाले में करंट ऐसे फ्लो हो रही थी, दूसरे वाले में भी ऐसे फ्लो हो रही है। इसका मतलब अगर मैंने इसको पॉजिटिव माना है तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। नाउ इट इज पल्सेटिंग डीसी। अब यहां पे क्या है बेटा, D1 ऑफ है, D2 ऑन है। सेम थर्ड साइकिल में रिपीट होगा, फोर्थ फिफ्थ। देखो अब यहां पे भी वापस D1 ऑन D2 ऑफ, D1 ऑफ D2 ऑन, D1 ऑन D2 ऑफ, सब कुछ हमें मिल गया। नाउ करंट का डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूं यहां पे, तो करंट का डायग्राम देखो ध्यान से कैसे बन जाएगा। I सेम वही, बिकॉज करंट की वैल्यू कितनी होगी, करंट इज V0 साइन ओमेगा टी अपॉन पाई, मतलब V अपॉन R। तो अगर मैं V मैक्सिमम ले रहा हूं तो I मैक्सिमम क्या होगा, VM अपॉन R हो जाएगा। इसका मतलब करंट की जो वैल्यू होगी वो सेम, सब कुछ वही सेम आ गया, ये करंट की वैल्यू हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ एक पॉइंट्स हम देखते हैं वापस से, जैसा कि हमने वहां पे देखा था। तो ये है फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम। ठीक है, अब देख सकते हो, इसको लिख सकते हो, सारे पॉइंट्स मैं यहां पे आपको बता दूंगा स्टेप वाइज करके। देखो अब पॉइंट्स देखते हैं, कुछ एक पॉइंट्स हम यहां पे देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूं ताकि पॉइंट्स मैं यहीं पे लिख दूं। नाउ पॉइंट्स मैं यहीं पे लिख रहा हूं। देखो फर्स्ट पॉइंट, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू की अगर मैं बात करूंगा तो यहां आई एवरेज
और आई डी सी किसी भी नाम से लिखा जा सकता है, वो हो जाएगा 2Im/π, जस्ट डबल हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। आई एवरेज और आई डी सी इज 2Im/π। और इसी तरह से अगर मैं लिखूं सेकेंड पॉइंट RMS वैल्यू, तो RMS वैल्यू IRMS कितना हो गया, ये हो गया Im/√2। वापस से अगर यहां पे पूछेगा तो भी वही आएगा और यहां पे पूछेगा तो भी वही आएगा इस केस में, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड पॉइंट, रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे, दैट इज IRMS/IDC होल स्क्वायर -1। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आई 0.48। नाउ अब देखो, पिछले वाले केस के कंपैरिजन में रिपल फैक्टर कम हो गया है। पिछले वाले केस के कंपैरिजन में रिपल फैक्टर की वैल्यू नाउ डिक्रीजेस। बात समझ में आ गई, हाँ है ना। तो ये रिपल फैक्टर हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब कंपोनेंट ऑफ डीसी बढ़ गया। लेकिन हमें रिक्वायरमेंट कितनी है रिपल फैक्टर की, मैंने बताया 0.001, तभी तो जाकर के वो डीसी में कन्वर्ट होगा ना। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, फॉर्म फैक्टर, दैट इज RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। RMS value is Im/√2 or this is 2Im/π, that means this becomes π/2√2. Fifth point, it is peak factor, again crest factor, peak value upon RMS value. Peak value is Im और RMS वैल्यू इज Im/√2। दिस इज पीक फैक्टर। ठीक है, ये पीक फैक्टर आ गया। नेक्स्ट वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज, सिक्स्थ पॉइंट, पीक इनवर्स वोल्टेज। यहां इंपॉर्टेंट, लास्ट केस में पीक इनवर्स वोल्टेज कितना था, V0 था, पूरा का पूरा वोल्टेज यहां पे अपीयर हो गया। यहां पे 2Vm आ जाएगा, 2Vm। क्यों आया 2Vm? बिकॉज 2Vm इसलिए आया क्योंकि जब यहां पे वोल्टेज डिवाइड होगा तो यहां पे हाफ Vm/2 यहां पे वोल्टेज Vm आया। नाउ ये एक डायोड अगर रिवर्स बायस में जाएगा तो ये पूरी की पूरी वोल्टेज Vm एंड Vm 2Vm, ये 2Vm पूरा का पूरा उठ करके यहां पे आ जाएगा। तो दैट इज द रीजन वी यूज सिलिकॉन डायोड। तो ये वैल्यूज थी। और दूसरा एक चीज और होती है एफिशिएंसी। इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो अप्रॉक्स 80% होती है, 81.4% समथिंग होती है। लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं। आपको ध्यान क्या रखना है, जो मैंने बताया आपको, ये तीन चीजें अगर आपने ध्यान रख ली तो आपका कोई क्वेश्चन यहां गलत नहीं होगा रेक्टिफायर में। ये तीन पॉइंट्स अगर आपने ध्यान रख लिए तो रेक्टिफायर में कोई क्वेश्चन गलत आपका नहीं होगा। चलो, तो ये था सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। देखो, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। नाउ अब हम आते हैं ब्रिज रेक्टिफायर में। तो ब्रिज रेक्टिफायर में केवल डायग्राम डिफरेंस है, केवल और केवल डायग्राम का डिफरेंस है। और ब्रिज रेक्टिफायर में और कोई डिफरेंस नहीं है केवल इसके अलावा, पीक इनवर्स वोल्टेज। ब्रिज रेक्टिफायर में 2Vm की जगह Vm आ जाती है वोल्टेज। ठीक है, तो चलो ब्रिज रेक्टिफायर का डायग्राम बनाते हैं, बाकी सारी वैल्यूज सेम होगी। फिर आपको मैं फिल्टर सर्किट समझाता हूं थोड़ा। फिल्टर्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, चलो फिल्टर में बाद में आते हैं। पहले ब्रिज रेक्टिफायर का मैं डायग्राम आपको बना देता हूं। ध्यान से देखो, ब्रिज रेक्टिफायर, तो ब्रिज रेक्टिफायर की अगर मैं बात करता हूं तो देखो क्या डायग्राम होता है।
ध्यान से देखना डायग्राम भाई, क्योंकि वो डायग्राम पे ही क्वेश्चन पूछता है ब्रिज रेक्टिफायर में, और कोई चीज नहीं पूछता है, क्योंकि बच्चे उल्टे सीधे डायग्राम यहां पे बना देते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं ब्रिज रेक्टिफायर। लोड सर्किट जो होगा वो यहां पे होगा, लोड रेजिस्टेंस RL, इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो यहां पे आएगी, और जो ट्रांसफार्मर कनेक्टेड होगा वो इन दोनों के बीच में इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये ब्रिज रेक्टिफायर है। जस्ट नेम डायोड D1, D2, D3, D4, जस्ट नेम। ध्यान से देखना ब्रिज रेक्टिफायर का डायग्राम, आप ऐसे समझो ये दोनों डायोड पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ऐसे बना दो। इन दोनों के बीच में इनपुट वोल्टेज आ जाएगी। जब आपने वोल्टेज दी यहां पे इनपुट, तो यहां पे अपीयर हो गई, ये टर्मिनल हो गए A एंड B फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल। V इनपुट इन द केस फर्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल ध्यान से देखो, A इज पॉजिटिव, पॉइंट यहां पे लिख देता हूं, फर्स्ट हाफ साइकिल A इज पॉजिटिव, B इज नेगेटिव। अब देखो पहचानो कौन करंट कहां से जाएगी, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। पहचान के देखो करंट कहां से जाएगी, आपको पता लग जाएगा ना। दिस नेगेटिव टर्मिनल P से ऑफ, D2 ऑफ, ठीक है, D1 ऑन, D3 ऑफ, D4, ठीक है, तो करंट ऑन। ऐसे यहां पे लिख देता हूं मैं, D1, D2 एंड D3 ऑफ, D1 एंड D4 ऑन। अब कोई जरूरी नहीं है वो इसी नाम से बोले D1, D2, D3, D4, वो D1, D2, D3, D4 ऐसे ही बोल सकता है, उस चीज का ध्यान रख लेना आप। ठीक है, करंट ऐसे गई, सर्किट ऐसे पूरा हुआ, आ गई बात समझ में, हाँ है ना। इन द सेकेंड हाफ साइकिल, अब मैं सेकेंड हाफ साइकिल ब्लू पेन से बना देता हूं, सेकेंड हाफ साइकिल, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको दिखाई नहीं देगा। सेकेंड हाफ साइकिल, ध्यान से देखो, सेकेंड हाफ साइकिल में क्या हो गया, ए तो हो गया नेगेटिव और बी हो गया पॉजिटिव। भाई ये देखो ना, इनपुट वोल्टेज इज नेगेटिव, इनपुट वोल्टेज नेगेटिव, यहां पे अप्लाई हुई नेगेटिव, ये टर्मिनल आया नेगेटिव, ये टर्मिनल आया पॉजिटिव, ए बिकम्स नेगेटिव एंड बी बिकम्स पॉजिटिव, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव। वापस से देखो, D2 पॉजिटिव पॉजिटिव ऑन, ऑफ, नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव ऑन, मतलब इनके अपोजिट। अब क्या हो रहा है बेटा, D2 D3 तो ऑन हो रहे हैं और D1 D4 ऑफ हो रहे हैं। तो हमारे पास जो डायग्राम प्राप्त हुआ वो कुछ ऐसा मिला, ठीक है। डायग्राम आउटपुट, करंट कैसे जाएगी वापस से देख लो, करंट की डायरेक्शन यही होगी जो पहले वाले में थी। पहले वाले में करंट की डायरेक्शन ये है, ये करंट की डायरेक्शन है। अब देखो दूसरे वाले में करंट की डायरेक्शन क्या है, ब्लू पेन से बना रहा हूं, ध्यान रखें। ऑन, यहां से करंट नेगेटिव, दिस टर्मिनल बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव से यहां से ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे बाहर निकल गई। करंट की डायरेक्शन अगेन सेम। तो जब करंट की डायरेक्शन बेटा सेम है तो वोल्टेज और करंट की वैल्यू सेम ही आएगी।
ये था ब्रिज रेक्टिफायर। इसमें एक चीज का ध्यान रखें खास तौर पे, इसमें जो सारी वैल्यूज होती है वो बिल्कुल सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन वो डायग्राम से रिलेटेड पूछता है। ब्रिज रेक्टिफायर में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो डायग्राम से रिलेटेड पूछेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, हाँ या ना? चलो नेक्स्ट। अब मैं बात करता हूं फिल्टर सर्किट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिल्टर सर्किट के बारे में। चलो, फिल्टर सर्किट हमारे सिलेबस में फिल्टर सर्किट क्या दिया हुआ है? कैपेसिटर। जनरली कैपेसिटर फिल्टर यूज होता है व्हेन फॉर हाई लोड रेजिस्टेंस। जो लोड रेजिस्टेंस है वो वैल्यू ज्यादा, लार्ज लोड सिस्टम के लिए कैपेसिटर फिल्टर लागू होता है। अगर मैं लो लोड के लिए बात करूं तो इंडक्टर फिल्टर लागू होता है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें केवल और केवल कैपेसिटर फिल्टर पढ़ना है। फिल्टर बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के, लेकिन हमें केवल और केवल कैपेसिटर फिल्टर के बारे में देखना है कि हम कैसे पल्सेटिंग डीसी से कैसे हम ला सकते हैं प्रॉपर डीसी। फिल्टर सर्किट मिनिमाइज रिपल फैक्टर। फिल्टर सर्किट क्या करता है? रिपल फैक्टर को बहुत कम कर देता है। फिल्टर सर्किट रिपल फैक्टर को कम कर देता है अप टू 0.001, इतना कम कर देता है। अभी अब देखा हाफ वेव रेक्टिफायर में फिल्टर रिपल फैक्टर कितना है? 1.21, उसको कितना कर दिया? 0.001। नाउ प्रॉपर डीसी हमें मिल गई, पल्सेटिंग एसी, पल्सेटिंग डीसी टू प्रॉपर डीसी। ठीक है, चलो डायग्राम बनाते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में मैं समझाता हूं। हाफ वेव रेक्टिफायर का ही मैं डायग्राम बना रहा हूं, नॉट फुल वेव रेक्टिफायर। ये हमने आउटपुट में यूज किया था। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे केवल और केवल एक कैपेसिटर यूज करूंगा और कुछ नहीं, बस यही फिल्टर सर्किट है। दिस इज द फिल्टर सर्किट। ठीक है, ये अपने पास ये जो सर्किट है वही फिल्टर सर्किट है। ठीक है, समझ में आ गई? अब देखो कैसे हम आउटपुट चेंज करते हैं। यहां पे जो वोल्टेज थी ए और बी, बिफोर फिल्टर वो वोल्टेज कुछ ऐसी थी। यही थी। फिल्टर सर्किट से पहले वोल्टेज क्या थी? ऐसी थी ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कहानी। एसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज की वैल्यू धीरे 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 बढ़ रही है, और वो वोल्टेज कहां पे अप्लाई हो रही है? कैपेसिटर पर। हाँ है ना? वो वोल्टेज कहां अप्लाई हो रही है? कैपेसिटर पर। तो इनिशियली कैपेसिटर चार्ज होगा अप टू फुल वोल्टेज। इनिशियली कैपेसिटर चार्ज हुआ अप टू फुल वोल्टेज, यहां तक चार्ज हो गया। इससे ज्यादा तो चार्ज हो ही नहीं सकता, बिकॉज अब वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज होने लगी, लेकिन कैपेसिटर जो चार्ज हुआ था वो डिस्चार्ज होने लगा रेजिस्टेंस के थ्रू। इनिशियली कैपेसिटर बिकम्स चार्ज्ड। इनिशियली कैपेसिटर चार्ज अप टू मैक्सिमम वैल्यू।
कैपेसिटर डिस्चार्जेस, नाउ कैपेसिटर डिस्चार्जेस थ्रू लोड रेजिस्टेंस। कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होगा, और कैपेसिटर कैसे डिस्चार्ज होता है बेटा? एक्सपोनेंशियली, मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। हमने जो डायग्राम एक्सपोनेंशियली डिस्चार्जिंग का ये वाला देखा था, अब मैं ये वाला डायग्राम बना रहा हूं, लेकिन यहां पे आपको वो फील नहीं होगा कि ये वाला डायग्राम है, बिकॉज ये जो होता है ना, आपको पता है ये इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। मतलब आफ्टर एवरी 0.02 सेकेंड, 1/50, आफ्टर एवरी 0.02 सेकेंड ये हमारे पास अपीयर आएगा। 0.02 सेकेंड्स, यहां से यहां तक कितना टाइम लगा? 0.02 सेकेंड्स। अब आप शायद समझ गए होंगे कि हाँ ये वाला डायग्राम ये है। देखो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, कब तक डिस्चार्ज होगा? यहां तक। यहां तक का मतलब क्या हुआ? एक साइकिल हो गया, कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया, अब इधर साइकिल चलता जा रहा है लेकिन कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। वापस दूसरा साइकिल आया, देखो दूसरा साइकिल आया, दूसरे साइकिल में वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी, धीरे धीरे, और कैपेसिटर मान लो डिस्चार्ज हो गया। मान लो, जस्ट अज्यूम करो कैपेसिटर मैक्सिमम 230 वोल्ट तक चार्ज हुआ, अब डिस्चार्ज होकर के इसकी वोल्टेज 150 वोल्ट हो गई। जस्ट अज्यूम करो, 150 तो नहीं मानूंगा मैं, 220 वोल्ट हो गई डिस्चार्ज होकर के। इधर से इसकी वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, 100, 200, 230, 100, 200, 210, 220। जैसे ये 220 वोल्टेज यहां पे पहुंचा, अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना रुक जाएगा, वापस चार्ज होगा कहां तक? 230 वोल्ट तक। वापस कैपेसिटर चार्ज होगा कहां तक? 230 वोल्ट तक, और ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। अब अगर मैं इसका डायग्राम एग्जैक्ट बनाता हूं तो ये डायग्राम देखो कैसे मिलेगा हमें। ये डायग्राम हमें प्राप्त होगा कुछ इस तरह से। ध्यान से देखो, केवल इतना सा फर्क होता है, दैट इज द रीजन मैंने 230 और 220 वोल्ट ली थी। तो देखो केवल इतना सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, केवल इतना सा। फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ, इस तरह से ये फर्क है। इसको हम वैसे ही रिमूव कर सकते हैं फेज कांस्टेंट लगा करके। तो अब हमें पल्सेटिंग डीसी से प्रॉपर डीसी मिल गई है। तो बात समझ में आई आपको क्या मैं कहना चाह रहा हूं यहां पे? ठीक है। तो रेक्टिफायर क्या करता है बेटा? रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर करता है एसी से पल्सेटिंग डीसी, और फिल्टर क्या करता है? पल्सेटिंग डीसी से प्रॉपर डीसी। तो अगर मुझे एसी से डीसी में कन्वर्ट करना है तो रेक्टिफायर सर्किट और फिल्टर सर्किट मुझे लगाना पड़ेगा। ये डिफरेंस है। होप सो आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसको आप, कई बार बच्चे इसको एक बार में नहीं समझ पाते, तो मैं बोल रहा हूं वापस से देखना इसको। मैं एक बार वापस से बता देता हूं। ये कैपेसिटर पहले फुल्ली चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होने लगता है। कब तक डिस्चार्ज होने लगता है? जब तक कि कैपेसिटर पर वोल्टेज ज्यादा ना हो जाए। फिर जैसे ही बराबर होती है, ज्यादा होती है, वापस कैपेसिटर चार्ज होता है। इसीलिए मैं ये लाइन दोबारा बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चे एक बार में इसको समझ नहीं पाते हैं। 10 साल का एक्सपीरियंस है बेटा, बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम में समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको वापस से देखें, और ये लेक्चर आप देखें। ऑलमोस्ट हमारा डायोड खत्म हो चुका है। तो आज की क्लास में इतना ही, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।